एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इसे ये मत समझिएगा कि ये यूज़लेस है या इसे क्या मतलब इसके जानने की क्या ज़रूरत है। मेन चीज़ अगर हम देखें तो जो आज का टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पूरी तरीके से जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसको पूरी तरह से क्लियर कर देगा। जो कन्फ्यूज़न होता है ना वो नहीं रहेगा। तो इसलिए कहना चाहिए ये बेस है पूरा कॉन्ट्रैक्ट का। और दूसरी चीज़ ये बेस होने के साथ साथ इसका जो मेन जो पर्पस है वो ये है, जो कीवर्ड्स होते हैं लॉ में, जो कीवर्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब हेक्टिक होते हैं या कहना चाहिए समझ में नहीं आते जल्दी से, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न होता है, लॉ जल्दी से समझ में नहीं आता। ठीक है, अब इसमें जो मेन जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमेशा मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहते थे, लेकिन इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने के बाद मुझे ये काफ़ी सारा मेरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया और मुझे बहुत ईजीली जो है ये समझ में आने लगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद बहुत इजी भी लगने लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ना एक वो देख लेते हैं प्रोफॉर्मा टाइप की, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने भागों में बटा हुआ है और इसका एनेक्टमेंट कब हुआ, इसके जो प्रेसिडेंट की जो वो मिली प्रेसिडेंट ने जो जब इसे पास किया या इसकी एसेंट मिली प्रेसिडेंट की तो वो कब मिली और कब ये पास हुआ और कब का ये एक्ट है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके देखते हैं कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं, जिससे ये हम पार्ट्स वाइड जब हम इसे पढ़ें तो ये हमें इजी लगे, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब लॉ में सिलेबस देखा है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरह से करके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 1 और सेकंड और थर्ड जैसे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो उससे हमें इजी पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कीम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है ये एक्ट, 1872 का, और एक्ट नंबर 9 है ये, और 1872 का ये एक्ट है। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 1 to 75 तक का जो प्रोविज़न दिए हुए हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल दिए हुए हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक। ठीक है, इसमें अप्लाई ऑन ऑल सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होंगे। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाते हैं हम, सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 266 तक है ये, और जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसको रिपील कर दिया गया है। बिफोर रिपील जो था, इससे पहले जो जब रिपील होने से पहले इसमें चैप्टर 7 आता था और चैप्टर 11 आता था। ठीक है, चैप्टर 7 में जो है सेल्स ऑफ गुड्स वगैरह दे रखा है, जिसके लिए अब और क्या बोलते हैं अलग से एक एक्ट हो गया, अलग से एक एक्ट बना दिया गया है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर आपने देखा हो तो उसका एक अलग से एक एक्ट हो गया है। अगर नहीं पता हो तो आप इसको जो है, जो हमारा कहना चाहिए बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट अगर किसी को नहीं पता तो वो मैं बताती हूँ। हर लॉ में जो होता है ना बेयर एक्ट होते हैं, उसमें कहना चाहिए शॉर्ट जो मार्जिनल नोट्स हैं या कहना चाहिए जो मेन प्रोविज़न होते हैं लॉ के, बस वही दिए रहते हैं। बुक्स में जो है राइटर्स अपने हिसाब से जो है उस लॉ को समझ के लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेयर एक्ट होता है वो कीवर्ड्स को समझने में इजी होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लॉ को इजीली समझ लें। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक अलग वो हो गया है, एक्ट बना दिया गया है, वो भी मैं बताऊँगी। जब हम इस वाले पार्ट को हम डीपली पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊँगी कि कब का एक्ट बना है और कब इसकी ज़रूरत पड़ी, रिपील कब किया गया, ये सब चीज़ें। फिलहाल यह भी रिपील हो चुका है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो बेयर एक्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे चैप्टर 7 जो है वो इसमें से रिपील हो गया है, जिसमें पहले जो है सेक्शन 76 से लेकर 123 तक के प्रोविज़न आते थे जब रिपील होने से पहले के। ठीक है, अभी रिपील होने के बाद अब इसका अलग एक्ट बन गया है। अभी चैप्टर 11 है फिर दूसरा जो रिपील किया गया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप लॉ। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट बन गया है अब इसका अलग, और रिपील होने से पहले, रिपील से मतलब होता है उस एक्ट में से वो चीज़ निकाल देना या हटा देना। ठीक है, तो उसे वो जब रिपील होने से पहले सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 266 तक इसमें कवर किया जाता था, जो कि अब एक सेपरेट लॉ बन गए हैं सेल ऑफ गुड्स का भी और पार्टनरशिप एक्ट का भी। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट मैं इसे बता देती हूँ एक ऐसे ही
जनरल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जो सेल्स ऑफ गुड्स है, जैसे आपने जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा, तो जीएसटी में सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात की जाती है, वो इस वजह से इसमें सेपरेट है और उसके प्रोविज़न उसमें आते हैं, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। जो जीएसटी से रिलेटेड जो होते हैं कि जो सेल होंगे गुड्स की किस तरह से होंगे, वो सब चीज़ें दी हुई हैं। और पार्टनरशिप में एक्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे पार्टनर बनाए जाते हैं किसी कंपनी में, फर्म में, तो उससे रिलेटेड जो लॉ बनेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो इसके अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। फिर हम पार्ट 3 देखते हैं, जो बात करता है सेक्शन 1 to 124 से लेकर सेक्शन 238 तक इसमें आते हैं, और इसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है जो कि कुछ स्पेशल कंडीशन पर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए बेलमेंट हो गए, इंडेमनिटी हो गई, गारंटी हो गई, और एजेंसी वाले हो गए प्रोविज़न, जो एजेंसी वगैरह पे अप्लाई होते हैं, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ये इसमें आते हैं। जैसे चैप्टर जो 8 है वो इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात करता है। कई बार गारंटी ली जाती है ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो सब इसमें आता है। और एक बेलमेंट होता है, चैप्टर 9 में दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, और चैप्टर 10 में एजेंसी के बारे में लॉ बताया गया है, ठीक है। फिर अब हमने ये पार्ट 3 पार्ट में करके इसको हमने समझ लिया। लेकिन अभी हम फर्स्ट पार्ट के बारे में समझेंगे, जो कि ज़्यादातर जो एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। अभी ये हर यूनिवर्सिटी का, खैर वैसे तो अलग अलग है, मुझे ये पता नहीं कि किस आप लोगों के है कि नहीं, और जिसके भी काम का है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर ये आपके काम का नहीं है, या आप सेकेंड ईयर में है, या आपके सेमेस्टर में नहीं आएगा, ये तो ये मत समझिएगा कि ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं समझेंगे तो पार्ट 2 और 3 भी नहीं समझ पाएंगे, या पार्ट 2 समझ लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही पढ़ने में फ़ायदा है। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। इसमें जो है सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे ये अप्लाई होता है। अभी हम एक चीज़ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सोचेंगे, कई बार हम लोग सोचते हैं हमारी जो आम जिंदगी है, ये डेली जो लाइफ है हमारी, उसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है। अगर हम किसी रिक्शा से भी, अगर हम ऑटो रिक्शा से भी कहीं हम जा रहे हैं, तो हम एक तरह से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब उससे पूछते हैं कि हमें वहाँ जाना है, तो हम एक तरह से उसको क्या आप वहाँ चलेंगे, ऐसे हमेशा हम लोग पूछते हैं, तो हम एक तरह से प्रपोजल देते हैं। वो वहाँ जाने के लिए मतलब तैयार हो जाता है, तो मतलब उसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वो क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जब तक कि कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसे हम अभी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जब वो कंसिडरेशन होने के बाद पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब हम वहाँ उस जगह पर वो रिक्शा वाला हमें पहुँचा देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो अपना पूरा कर देता है, और हम उसे जब पैसे देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, ये माना जाता है। तो आम जिंदगी में भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, और उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में जानना बहुत अच्छा है। और मुझे काफ़ी व्यूवर्स ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर भी वीडियो बनाई है, और मेरे कई स्टूडेंट्स ने भी मुझसे कहा था, ठीक है। तो पार्ट 1 जनरल रूल देखते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये एक्ट है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। एनेक्टमेंट डेट है इसकी। अभी हम थोड़ा इस लॉ के बारे में, इसका स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे बना, वगैरह वगैरह, इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनेक्टमेंट जो डेट है, एनेक्टमेंट डेट से मतलब होता है पार्लियामेंट में जो एनेक्ट किया जाता है तब की डेट। तो 25 अप्रैल 1872 है जब पार्लियामेंट इसको पास कर देती है, वो वाली डेट कहलाती है एनेक्टमेंट वाली डेट। अगर आप बेयरक में देखेंगे तो एक तरफ तो होती है एनेक्टमेंट डेट, दूसरी होती है एसेंट वाली डेट। तो एसेंट मतलब होता है जो प्रेसिडेंट की एसेंट दी जाती है, वो वाली। केम टू एनफोर्स मतलब 1 सितंबर 1872 को ये एनफोर्स में हो गया, मतलब आम लोगों के लिए मतलब काम में आने लगा। फिर टोटल इसमें चैप्टर 11 थे पहले। अभी टोटल चैप्टर जो है, मैंने जैसे बताया, इसमें से 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं या रिपील कर दिए गए हैं। अभी कितने रह गए, 9 रह गए। 11 थे पहले, अभी 9 रह गए हैं। टोटल सेक्शन इसमें 1 से लेकर 238 तक है। सेक्शन 1 to 75 जैसे अभी हमने देखा, वो जनरल प्रोविज़न बताता है, एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट, सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल होगा वो। फिर सेक्शन 76 to 123 जो हो गया, रिपील हो गया है, जो कि पार्ट 2 में मैंने अभी बताया। फिर सेक्शन 76 से लेकर 123 भी रिपील हो गया है, ठीक है।
फिर इसके बाद चैप्टर 7 जो है पार्टनरशिप एक्ट आता है इसमें, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर 11 आता है। फिर सेक्शन 124 से लेकर 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, जो कि इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बात करता है, बेलमेंट के बारे में बात करता है, और एजेंसी के बारे में बात करता है, और गारंटी के बारे में बात करता है। ठीक है, फॉर प्रोवाइड रिलीफ थ्रू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसके अलावा भी एक और एक्ट है जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जिसमें रिलीफ दिया जाता है। इसमें जैसे हम एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये है, जिस दो तरह के लॉ होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिविल लॉ में आता है और क्रिमिनल लॉ में नहीं आता, क्योंकि क्रिमिनल लॉ इस तरह का लॉ होता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, लेकिन सिविल लॉ ऐसा होता है जो एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के, पर्सन के, इंडिविजुअल के प्रति होगा, किसी ग्रुप के प्रति होगा, या किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह के। इससे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे हम रिक्शा वाले से रिक्शा से हम कहीं जाते हैं तो वो भी दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स लोग हैं उनके बीच में हो रहा है। या कहना चाहिए आप लोग जैसे कॉलेज में फ़ीस सबमिट करते हैं तो आपका कॉलेज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और उस पर जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, वो एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट की का डॉक्यूमेंट है, जिस पर आप अपनी मतलब फ़ीस वगैरह सब चीज़, वो कॉलेज वाले आपको उस पर रिसीट लगा के देते हैं, अपनी मोहर लगा के देते हैं। ये कॉलेज वाले एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कॉलेज और आपके बीच में। और फिर वो आपका, अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं कंडक्ट होता या उसमें कोई दिक्कत होती है, तो वो आप उस कॉलेज के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। या फिर अगर आप कॉलेज के कुछ रूल रेगुलेशन है उन्हें नहीं मानेंगे तो कॉलेज भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। और सिविल लॉ जो होता है उसमें कंपनसेशन दिया जाता है, ना कि मतलब सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन कुछ केसेस में जब बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए रिगरस केस होता है, जो बहुत वो क्रिमिनल उसमें भी आ जाता है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को फ्रॉड करके बेच देना, तो वो जो है फ्रॉड की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो फ्रॉड एक तरह से कहना चाहिए क्रिमिनल ऑफेंस है, और वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाता है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ ही किया जा रहा हो, लेकिन फिर भी वो क्रिमिनल कैटेगरी में जाएगा, तो उसके लिए सज़ा भी दी जाती है जब वो ज़्यादा हीनियस क्राइम हो जाता है। सिविल के साथ साथ क्रिमिनल भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ बात की है, लेकिन अभी मुझे लगा कि ये चीज़ बताने वाली थी तो इसलिए मैंने बता दी। फिर रिलीफ प्रोवाइड इन द केसेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें रिलीफ दिया जाता है। मैं आगे बताऊंगी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। कोर्शन वाले होते हैं, कोर्शन जैसे किसी के साथ छल करना, ठीक है, उन केसेस में भी कॉम्पनसेशन दिया जाता है या रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। रिलीफ से मतलब है कॉम्पनसेशन देना। ठीक है, फ्रॉड होने पर अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो उस कंडीशन में भी कॉम्पनसेशन भी दिया जा सकता है, अगर कॉम्पनसेशन से बात बन जाती है, ठीक है। और अगर उसका रिलीफ जो है, कोर्ट ये खुद देखता है कि अगर उसका रिलीफ कॉम्पनसेशन से नहीं हो सकता पूरी तरीके से, और कोई ऐसा उसने क्राइम किया जो सोसाइटी के अगेंस्ट भी है, तो क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई किया जाता है, उसको पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन से मतलब ये है जो एक्चुअल कंडीशन है, जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ना बता के दूसरी कुछ कंडीशन बताना। जैसे कि ए ने बी से कहा कि मैं जो हूँ आपको मेरी बुक्स खरीदनी है, तो वो बी जो है वो बोलता है ठीक है मैं खरीद लूँगा। ठीक है, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ए को ही पता था कि जो वो बुक्स हैं वो बी के काम की नहीं है। मान लीजिए बी जो है वो लॉ का स्टूडेंट है और बुक्स इंग्लिश की हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ना तो बी ने उससे पूछा कि क्या वो बुक्स लॉ की हैं, तो वो बोलता है कि हाँ लॉ की हैं और आपके काम आ जाएगी, लेकिन वो बुक्स इंग्लिश की थी, तो मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया। ठीक है, ए ने बी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया, मतलब पूरी तरीके से जो कंडीशन थी वो नहीं बताई, या पूरी सिचुएशन वो नहीं बताई कि बुक्स मेरे पास लॉ की नहीं है, मेरे पास इंग्लिश की बुक्स हैं, ये चीज़ उसे क्लियर नहीं की, जिस वजह से वो बी जो है ए के ऊपर केस कर सकता है और सिविल सूट डाल सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लेने के लिए, और उसको कॉम्पनसेट भी किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट के जो कोर्ट ठीक समझे फिर वही चीज़ वो दोनों पार्टी को माननी पड़ती है। अब हम जनरल प्रोविज़न इसका देखेंगे, तो ये अभी आज का तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। मैं कल इस पे एक वीडियो और मतलब आगे कुछ और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जनरल प्रोविज़न बताऊंगी, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इसका,
और जैसे कहना चाहिए स्कोप ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का स्कोप कहाँ तक है, या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। ये तो हम अभी कवर कर लेते हैं इसमें। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका, एट दिस पीरियड द इंडियंस वाज नॉट इंडिपेंडेंट। ये जब 1872 का एक्ट है तो उस टाइम पे तो हम, जाहिर सी बात है, हम इंडिपेंडेंट्स नहीं थे या देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वाज नॉट इंडिपेंडेंट, सो दिस टाइम इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल, तो उस टाइम पे इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल था, ठीक है। दैट वी नीड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसकी वजह से हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज़रूरत पड़ी। लेकिन इसमें मैं चीज़ ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये चीज़ और बता दूं, इसे मैं अभी और अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये हमारा इंग्लिश पीरियड का लॉ है, लेकिन इसमें हमने अमेंडमेंट किए गए कई सारे, जैसे मैंने अभी 2 चैप्टर रिपील बताएं, ये अमेंडमेंट हुआ, और भी बहुत सारे जो हमारी सिचुएशन के या हमारे हम लोगों के लाइफ के लाइवलीहुड के अकॉर्डिंग, जो हमारे जीवन के अकॉर्डिंग कहना चाहिए इंडियन कल्चर के हिसाब से ठीक रहेगा, हमारी जो कंडीशन है, ये सिचुएशन है इंडियन कंडीशंस के या सिचुएशन के हिसाब से जो ठीक रहेगा, वो इस तरह से टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सभी लॉ के साथ ऐसा ही किया गया है, क्योंकि कुछ लोग, जैसे आईपीसी है 1860 का है, वो भी इंडिपेंडेंस से पहले का है, तो उसमें भी काफ़ी सुधार किए गए। और बहुत सारे मतलब जैसे मान लीजिए रेप केसेस वाले जो केस हैं प्रोविजंस हैं, उनमें अमेंडमेंट किए गए हैं, या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या वुमेन से रिलेटेड जो क्राइम है उनमें भी अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी क्राइम बढ़ता चला जा रहा था। तो सेम ऐसे ही सिविल लॉ में भी काफ़ी अमेंडमेंट किए गए। तो इसका और इस एक्ट का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ द एक्ट, देयर इज़ एन ऑफेंस, जिसमें जो है 1 पर्सन ऑफर करता है, देयर इज़ एन ऑफेंस, ऑफर यहाँ पे एक सॉरी ऑफेंस नहीं, ऑफर, देयर इज़ एन ऑफर, यहाँ पर एक ऑफर होता है जिसमें एक पर्सन होता है जो ऑफर करता है और दूसरा पर्सन होता है जो एक्सेप्ट करता है। इसमें 2% होंगे, एक पर्सन मिलके कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें 2 लोग होंगे, जो कि एक ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। फिर जो ऑफर कर रहा है और दूसरा जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस वाला उसे ऑफर करने वालों को कंसिडरेशन देगा। जैसे मैंने रिक्शा वाला एक एग्जांपल बताया, अगर आप रिक्शा वाले से पूछते हैं कि हमें उस जगह पे जाना है, तो सिविल लाइन एरिया मान लीजिए जाना है, हर शहर में एक सिविल लाइन एरिया तो होता ही है, मान लीजिए ए को अपने घर से सिविल लाइन एरिया जाना है, रिक्शा वाले से पूछता कितने पैसे लेगा, तो बोलता है कि मुझे 50 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, वहाँ तक के मान लीजिए 50 रुपीज़ फिक्स है, तो वो बैठ जाता है, वहाँ जाके वो उसको छोड़ देता है, तो दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। ए ने बी को अपनी उसकी जगह पर छोड़ दिया सिविल लाइन में, तो बी का फ़र्ज़ बनता है उसको कंसिडरेशन दे, मतलब 50 रुपये जो फिक्स उसने पूछे हैं रिक्शा वाले को देने के लिए, वो उसका कंसिडरेशन है। जब वो कंसिडरेशन दे देगा तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह की पार्टी होती हैं। फिर जब दोनों में जो है एक ऑफ़र करा, दूसरे ने एक्सेप्ट करा, फिर वो क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन गया, ठीक है। कंसिडरेशन देने के बाद वो एक एग्रीमेंट बन गया, और उसके बाद दोनों में ये माना जाएगा एग्रीमेंट बनने के बाद कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। फॉर प्रॉमिस बॉन्ड सम कंसिडरेशन फॉर बिकम्स एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनने के लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक प्रॉमिस तो बन गया, एक ने ऑफ़र किया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, वो प्रॉमिस हो गया, लेकिन कंसिडरेशन अगर नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। इसे हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बराबर क्या इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉमिस। इसमें कंसिडरेशन ऐड हो गया तो समझ लीजिए वो हो गया एक एग्रीमेंट। और बेसिकली एग्रीमेंट विल रिक्वायर एनफोर्सेबिलिटी एंड देन इट्स बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। जो लॉफुल एनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो जब वो एक लॉफुल एनफोर्समेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक तो होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया। फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के होते हैं ये हम अभी देख लेते हैं। 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हर चीज़ जो है ए ने मान लीजिए बी से कोई ऑफ़र किया, फिर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो ए ने सारी सिचुएशन जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो किस चीज़ को बेचना चाह रहा है या किस तरह की वो चीज़ है। मान लीजिए ए घोड़ा बेचना चाह रहा है बी को, तो ए बता देगा कि घोड़ा जो है इस तरह के नेचर का है, इस कलर का है, इस तरह का जो है वो डाइट लेता है, या इस तरह की उसके अंदर खूब
खूबियाँ हैं या इस तरह की उसके अंदर बुराइयाँ हैं, वो सब चीज़ें वो एक्सप्रेस कर देगा, मतलब स्पष्ट कर देगा। ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मतलब उसमें एक के साथ दूसरा उसके साथ खुद ब खुद फ्री होता है। जैसे मान लीजिए ए ने एक घोड़ा लिया, ठीक है, एक घोड़े के बारे में बात हो रही है, उस घोड़े का जो बच्चा होगा वो भी उसके साथ साथ आएगा, तो ये इम्प्लाइड है कि उस बच्चे के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर इम्प्लाइड है कि वो उसके साथ ही होगा। तो एक के साथ एक फ्री वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, फ्री समझ लीजिए, मतलब उसके साथ वो आएगा ही। जो घोड़ा है, घोड़े के साथ उसका बच्चा अगर है तो वो उसके साथ ही आएगा, ये चीज़ मान ली जाएगी इम्प्लाइड। मतलब घोड़े के, ये एक एग्जाम्पल की वजह से बता रही हूँ मैं, और बहुत ऐसी चीज़ होती हैं जिसके साथ मान लीजिए टेबल चाहिए हमें, टेबल और चेयर का मान लीजिए कोई पेयर का, तो पेयर कहने की ज़रूरत नहीं, टेबल चाहिए या, तो पेयर में जो है दोनों चीज़ इंक्लूड हो जाएंगी, तो ये इम्प्लाइड है। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट, कंडक्ट से भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए ए ने कहा बी से कि क्या आप मेरा ये वाला काम करेंगे, तो उसने कहा ठीक है, वो जब वो काम कर देता है तो वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट से मतलब होता है जो आभासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते हैं लेकिन वो होते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के भी। या जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं, इस तरह से की सिचुएशन, मतलब वो आभासी हैं, मतलब लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं लेकिन नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट जैसे, इस तरह के भी हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेस पे कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है वॉइड एग्रीमेंट्स, और थर्ड होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर फिफ्थ होता है इलीगल एग्रीमेंट्स, और फिफ्थ होता है एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होंगे जिसमें दोनों पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हुआ हो, कोई भी मतलब दो, ए ने जो ऑफर किया है बी ने उसे उसी तरीके से उसी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लिया, और उसको जो कंसिडरेशन फिक्स हुआ वो भी उसको दे दिया, तो वो वैलिड हो गया। ठीक है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जैसे ए ने ऑफर किया बी से कि वो उसको घोड़ा बेचेगा, लेकिन वो उसके बाद में वो ये नहीं बताता कि वो जो है उसके घोड़े के अंदर ये ऐब है, वो घोड़े का ऐब नहीं बताता, तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि उसने एग्रीमेंट बन गया। कैसे बन गया, ए ने बी से ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसने एक्सेप्ट करने के बाद दोनों में प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन दे दिया, प्रॉमिस हो गया, मतलब वो एक एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट बनने के बाद वो बाद में उसे पता चलता है कि ये जो है ऐबदार भी है घोड़ा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट की कंडीशन या एग्रीमेंट की टाइम पर उसको उसका ऐप पता चला, या उसमें ऑफर में क्या खामियां थी वो उसको पता चला, कमी जो थी ऑफर में वो पता चली, तो वो जिस टाइम पे मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर उसको वो बुराइयां उसमें दिख जाती है कि उस ऑफर में ये बुराई थी, तो उस टाइम पे वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और अगर मान लीजिए एग्रीमेंट के टाइम पे उसको उसकी खामियां नजर आती है ऑफर की, तो तब वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने अभी बता दिया। फिर इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, जब इलीगल मतलब मान लीजिए ए ने बी से ऑफर किया कि ए बी को घोड़ा बेचेगा, लेकिन ए उसके घोड़े के मान लीजिए पैर में चोट लगी हुई है या एक पैर उसका ख़राब है, तो वो नहीं बताता, तो वो एग्रीमेंट की कंडीशन पे जाके वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि उसने उससे छुपाई है सारी सिचुएशन, ये सारी कंडीशन घोड़े के बारे में बताइए या उसके साथ फ्रॉड किया है, तो वो एक इलीगल कैटेगरी में एग्रीमेंट के टाइम पे हुआ ना वो इलीगल, तो वो इलीगल जो है एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है। एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब वो प्रॉमिस बन गया, मान लीजिए ए ने ऑफर किया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सी ने उसको फिर बाद में वो एक्सेप्ट करने के बाद जो है एक कहना चाहिए प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस बनने के बाद फिर कंसिडरेशन हुआ, कंसिडरेशन बनने के बाद वो एग्रीमेंट हो गया अपना आप ही, लेकिन वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लॉफुली एनफोर्समेंट नहीं हुआ, जब उसका लॉफुली एनफोर्समेंट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लॉ एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कहलाता है जिसे लॉफुली क्या एनफोर्समेंट कराया जाता है। लॉफुली एनफोर्समेंट से मतलब ये होता है कि लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवाना। ठीक है। जैसे कॉलेज का और आपके स्टूडेंट के बीच में एक फॉर्म फिल होता है, तो वो लीगल लॉफुल एनफोर्समेंट होता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए जब भी कभी ये कहा जाता है, ज़्यादातर लीगल जो एडवाइज़र होते हैं या लॉयर्स जो होते हैं वो हमेशा ये एडवाइस करके चलते हैं हर पर्सन को कि जो भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी आप अपने पास एक मतलब सबूत रखिए, एक कॉपी रखिए।
तो आपके पास अपना एक सबूत होना चाहिए। जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो कॉलेज में सबमिट कर देते हैं, लेकिन आपको वो रसीद एक स्लिप देते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो पूरे फॉर्म की फ़ोटो स्टेट करके भी अपने पास रख सकते हैं। वो आपके आगे मान लीजिए कॉलेज के साथ कोई भी आपका डिस्प्यूट होता है, उस टाइम पर आपको काम आएगा, क्योंकि उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी होती हैं, जो जिसे कॉलेज ने भी माना और आपने भी माना, वो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इस वजह से हमारे पास सारे अपने डॉक्यूमेंट, कहीं पे भी अगर हम साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा डिस्प्यूट सामने आ जाए और हमारे उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो हमेशा लीगल एडवाइज़र या एडवोकेट्स हमेशा ये एडवाइस करके चलते हैं कि अपने पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो अपने पास उसकी कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, फ़ोटो स्टेट ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बेस पे कितनी तरह के होते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जो लॉफुली एनफोर्समेंट हो जाता है, वो एग्जीक्यूट कहलाता है। फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और पार्टली एग्जीक्यूटरी, मतलब एग्जीक्यूटरी से मतलब होता है जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, मतलब एनफोर्समेंट नहीं होता उसका, लॉफुली एनफोर्समेंट नहीं हो पाता। कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कुछ पार्ट्स तो उसके लॉफुली एनफोर्समेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स उसके लॉफुली एनफोर्समेंट नहीं होते। जैसे मैंने एक घोड़े वाला एग्जांपल दे रही हूँ, बार बार बता रही हूँ उससे लेके। तो उसमें जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ ऑफर किया कि मैं आप घोड़ा खरीदना चाहते हैं, 50,000 का घोड़ा है। ठीक है, वो कहता है, बी मान लेता है कि ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन घोड़े के अंदर जो ऐब है वो उसे बताता नहीं है। तो पार्टली तो एनफोर्समेंट हो गया, जो कि उसने जो है घोड़े खरीदने के लिए कहा, वो ठीक है, वो वहाँ तक एनफोर्समेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर जो ऐप था वो चीज़ तो एनफोर्समेंट नहीं हुई कि क्या मेन सिचुएशन थी। तो पार्टली एग्जीक्यूट हो गया, पार्टली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं वो। ठीक है। तो फिर ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेस पे कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इतनी तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे हम डिटेल में बताएंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, और बायलैटरल और यूनिलैटरल वाले भी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ये सब हम पहले देख लिए हैं। अब मैं इन्हें डिटेल में बताऊंगी, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसके लिए ये एक तरह का इंट्रोडक्शन पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट्स में बता दे कि कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और मतलब कितना चैप्टर है, कितने पार्ट्स हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, इसके पार्ट्स करके बताया गया। और दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के होते हैं वगैरह। और ये मान लीजिए किस सिचुएशन में, मतलब किस तरह का इसमें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, वो सब चीज़ें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सबसे बड़ी बात है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कॉम्पनसेशन किस तरह से दिया जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं दिया गया कि ये कहा गया कि कॉम्पनसेट किया जाएगा अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो, लेकिन क्या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, कॉर्शन होता है, तो उस सिचुएशन में जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही हम लॉ में, मतलब कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम कॉमन लोग जो हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, या जो लेडीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। डेली लाइफ में हम लोग रोज़ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम रिक्शा से कहीं जा रहे हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम मार्केट से कोई सामान किसी शॉप से खरीद रहे हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। और जो मैं अभी आगे इसके बारे में हम काफ़ी प्रोविज़न देखेंगे। जैसे मार्केट में हम शॉप पर जाते हैं तो काफ़ी सामान मतलब लगा होता है, तो क्या वो ऑफ़र है, शॉपकीपर क्या हमें ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो चीज़ ऑफ़र की कैटेगरी में आएगा। हाँ, वो लोग हमारे साथ हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि हाँ ये सामान है, आप लोग ख़रीदें, देखें। लेकिन वो चीज़ जब हम उससे पूछेंगे कि कितने का है, या वो जो प्राइस बताएगा अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब वो क्या कहलाता है, प्रॉमिस होता है। और जब हम उसके पैसे दे देते हैं, कंसिडरेशन हो जाता है, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन एनफोर्समेंट करने के लिए लॉफुली एनफोर्समेंट होना ज़रूरी है, उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो हम एग्रीमेंट तक तो करते हैं, अगर हम शॉप से कोई सामान लेते हैं तो एग्रीमेंट तो करते हैं, लेकिन लॉफुली वो नहीं करते, एनफोर्समेंट नहीं करते। लॉफुली एनफोर्समेंट से मतलब है पक्का बिल नहीं लेते। इसलिए तो कहते हैं कि जो जागो ग्राहक जागो वाला जो स्लोगन है वो इसलिए तो होता है कि हमें पक्का बिल लेना चाहिए। जब हम पक्का बिल ले लेंगे तो हमारा वो एक तरह से लॉफुली एनफोर्समेंट हो गया। कभी कोई फ्रॉड होता है तो हम वहाँ पे वो जो कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमें कॉम्पनसेशन दिया जाता है।
वहाँ पे भी रिलीफ दिया जाता है। तो कंज्यूमर कोर्ट्स जो होते हैं हमेशा ज़्यादातर बिल के लिए कहते हैं कि हमेशा बिल लेना चाहिए। अगर हम किसी शॉप से कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें बिल लेना चाहिए। वो हमारे पास एक तरह का प्रूफ है कि हमने उस शॉप से या उस शॉपकीपर से कोई भी सामान परचेज़ किया है। अगर आगे कुछ फ्रॉड होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उस शॉपकीपर की बनती है। अगर हमारे पास नहीं है, कई बार हम ईजी डे वगैरह से या मॉल वगैरह से कुछ सामान लेते हैं तो हमारे पास पक्का बिल नहीं है, तो हम लोग उसके कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। तो इस वजह से हमेशा अपने पास वो संभाल के रखनी चाहिए रिसीट वगैरह, अगर हम एक अच्छे कहना चाहिए कंज्यूमर बनना चाहते हैं तो, और काफ़ी सारे फ्रॉड्स जो होते हैं उनसे बचना चाहते हैं तो इसलिए आज का ये जो टॉपिक था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड था। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे से जब भी कुछ शॉपिंग करें, कहीं से कुछ भी परचेज़ करें तो पक्का बिल ज़रूर लें। और अगर मुझे आगे भी बताते रहें कि मुझे कौन से और टॉपिक पर वीडियो बनानी है। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं, और मुझे किस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनानी है ये भी मुझे बताते रहिएगा। और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको अगला मेरी वीडियो कोई भी सिम डालो तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, बाय।